नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित नवजून क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हर्यक वंश। उनमें हमने जैसे हमारा मगध साम्राज्य का टॉपिक चल रहा था, उसमें जो वंश आए थे हर्यक वंश, उनके बाद से सुनाग वंश, नंद वंश, इस प्रकार जो वंश चल रहे थे उनमें पिछले वीडियो में हमने हर्यक वंश कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाकर वो वीडियोज पहले देख लेना, बाद में ये वीडियो देखा ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरा जो वंश आएगा उसका नाम है शिशुनाग वंश। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले इनके बारे में थोड़ी सिंपल वे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इससे जो शिशुनाग वंश था इनमें शासक कौन कौन हुए थे, राजा कौन कौन बने। तो पहले राजा का हमें जो नाम मिलता है वो इसी के वंश के नाम पर मिलता है, जिसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम है? शिशुनाग। और 2 नंबर जो शासक का नाम हमें मिलेगा उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक। और इस कालाशोक को एक अन्य नाम से जाना जाता है, और इस कालाशोक को एक अन्य नाम से जाना जाता है अभी। और 3 नंबर का जो शासक आएगा उसका नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और इस नंदीवर्धन को एक नाम और से जाना जाता है, तो इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो कालाशोक को अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं काकवर्ण, यानी कवे के समान, कागले के समान काकवर्ण। इसको कहते हैं महानंदीन। महानंदीन। अब देखते हैं ये जो शासक हुए थे इनके समय काल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो जो ये शिशुनाग है इनका समय काल हमें मिलता है दोस्तों 412 ईस्वी से लेकर 393 ईसा पूर्व है। ये शासन काल हमें मिलता है शिशुनाग वंश का। कालाशोक का क्या, शिशुनाग का मिलता है, सॉरी, कालाशोक का हमें मिलता है इनसे आगे, यानी कह सकते हैं 393 से लेकर 365 ईसा पूर्व है। ये शासनकाल है कालाशोक यानी काकवर्ण जो राजा हुआ था। इनके बारे में बात करें 3 नंबर शासक की, तो दोस्तों नंदीवर्धन के जैसे कहते हैं इनके 9 भाई हुए थे। कितने भाई? 9 भाई। तो इन्हें महानंदन या फिर नंदीवर्धन कह सकते हैं। और 9 भाइयों का दोनों का समय, 9 भाई और नंदीवर्धन कितने हो गए? 10 हो गए। और इन 10 का समय एक साथ मिलता है। कौन सा? 365 ईसा, 365 ईसा मतलब ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व है। 365 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व है, यह समय काल मिलता है। इन्हें नंदीवर्धन हुए उनके 9 भाइयों का। जो 3 नंबर में शासक था नंदीवर्धन, और 9 शासक है वो अज्ञात शासक है, उनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हमें मिलती नहीं है। ये तो हो गए शिशुनाग वंश के प्रमुख राजा की बात। अब हम एक एक राजा को सिंपल वे में लेकर चलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे शिशुनाग की। किसकी बात करेंगे? शिशुनाग की। भाई इस शिशुनाग ने क्या कुछ किया? तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, शिशुनाग एक तो इसे कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक। क्या है? शिशुनाग वंश का संस्थापक। शिशुनाग वंश का संस्थापक। ठीक है। 2 नंबर इनके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 राजधानियां बनाई। किसकी? मगध की 2 राजधानियां बनाई। अपनी 2 राजधानियां मगध की। कौन कौन सी? एक है गिरिब्रिज। क्या है? गिरिब्रिज। और एक राजधानी है जिसका नाम मिलता है वैशाली, जो चेटक वाली वैशाली। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इतना ही काम किया, ज्यादा कुछ काम किया नहीं इन्होंने। इनका शासनकाल मिलता है 412 ईस्वी से लेकर 393 ईसा पूर्व है। और इन्होंने शिशुनाग वंश का संस्थापक अर्थात शिशुनाग वंश की नींव रखी। और मगध यानी जो अपना साम्राज्य था उनकी 2 राजधानियां बनाई। एक का हमें नाम मिलता है दोस्तों ये गिरिब्रिज, और एक का नाम मिलता है वैशाली। ये 2 राजधानियां किसने बनाई? शिशुनाग ने बनाई।
ठीक है, शिशुनाग की बात कर ली। अब बात करेंगे अगले वाले शासक की, जिसका अगर नाम पता है तो दोस्तों उनका नाम है कालाशोक। मैं यहीं लिख देता हूं, क्या नाम है? कालाशोक, 2 नंबर के शासक का। ये अपने शिशुनाग का क्या है? बेटा है कालाशोक। तो दोस्तों पहले इनके उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। इन्हें एक अन्य नाम से जाना जाता है, उपनाम। तो दोस्तों इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है काकवर्ण। काकवर्ण, ठीक है। इन्हें काकवर्ण क्यों कहा जाता है भाई? ऐसा क्या काम हो गया, ऐसा क्या कारण है कि इसे कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इनका मुख्य कारण या प्रमुख कारण यही है कि यह सांवला था, अर्थात काले रंग का होने का कारण। काले रंग का होने के कारण, ठीक है। बात कर ली इतनी। अगर आपको पता है तो कालाशोक के शासन काल में सन 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में क्या हुआ था? द्वितीय यानी दूसरी बौद्ध संधि हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई और स्थान का नाम मिलता है वैशाली। वैशाली, ठीक है। और इस जो 383 ईसा पूर्व में जो यह द्वितीय बौद्ध संधि आयोजित हुई थी वैशाली में, इनका शासक कौन था उस समय? शासक की बात करें तो राजा कौन था? कालाशोक। यही शासक है कालाशोक। अब बात करेंगे अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इनका अध्यक्ष हमें मिलता है सर्वकामिनी। कौन है शासक? सर्वकामिनी शासक मिलता है। इनके बारे में एक बहुत ही शानदार बात भी है। हाँ, यह और बात है कि इस द्वितीय बौद्ध संधि में जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बंट गया। एक का नाम मिलता है स्तवीर और एक का महासद्दीक। महासद्दीक क्यों बंटा? कारण यह है कि जो ये बौद्ध संधि हुई थी ना, इसमें जो मतलब मुख्य अतिथि आए थे, कुछ लोग आए थे, उनमें कुछ झगड़ा हो गया, उनमें कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया। तो इस कारण ये 2 भागों में बंट गया, स्तवीर और महासद्दीक। ये 2 मान सकते हैं 2 क्या बन गए? ग्रंथों के अनुसार ये बन गए। 2 ग्रंथों का निर्माण उस समय किया गया। अब कुछ कालाशोक के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से हमें ये कालाशोक ज्ञात रहे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कालाशोक है वो काले रंग का था, अर्थात एकदम कालो कुट, कालो कागलो सो, ठीक है। देखो कहानी के अनुसार हम चलेंगे तो बस आप देखते रहना। ये कौन है? कालाशोक है। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसी का नाम है काकवर्ण। दोस्तों इन जो काले व्यक्ति होते हैं ना, उनके चेहरे पर दाढ़ी बहुत ज्यादा आती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है उनके चेहरे के कारण। तो दोस्तों ये थोड़ा बदमाशी था, राजस्थानी भाषा के बदमाशी को बडाई बडाई लो चोखो बोलो। तो ये देखिए इस प्रकार की एक मैं क्या बना रहा हूं, यह है कुर्सी, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये कुर्सी आपको किस तरह की नजर आ रही है? ये कुर्सी है नाई की। किसके? हमारे गांव में ऐसी है कुर्सी, नाई की। नाई। दोस्तों ये जो कालाशोक है वो क्या करता था अपने साम्राज्य में, अपने जो अपना जो घर था वहां पे, मान लीजिए जो अपना महल था वहां पे एक नाई रखता था, और सुबह जल्दी रोजाना क्या करवाता था? इस नाई से कटिंग व दाढ़ी बनाता था। ये कौन बैठा है? कालाशोक बैठा है, ठीक है। रोजीना रोजाना का कार्य है कि वो सुबह सुबह नाई से क्या बनवाता था? दाढ़ी बनवाता था। दाढ़ी यानी शेविंग वेविंग कराता था, शेविंग कटिंग दाढ़ी रोजाना का। यानी आपको पता है अगर आप पुरुष हो तो अगर आप रात को सोते हो तो आपके जल्दी दाढ़ी उगती है, यह मुख्य कारण है, मैंने भी चेक कर लिया है, ठीक है। ये इनके दाढ़ी करता है, रोजाना का काम है ये, ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है,
होता क्या है, इससे व्यक्ति की, जो ये नाई है, इनकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु, यानी वो मर चुका है। अब क्या होता है, देखिए पहले ऐसा होता था कि जैसे एक राजा है, राजा मर गया तो उसकी जगह अगला शासक कौन बनेगा? उनका बेटा बनेगा। तो जो ये नाई की जगह है, तो नाई की जगह कौन लेगा? उसका पुत्र। तो दोस्तों, उस नाई तो मर चुका और इस नाई की जगह उस नाई का पुत्र आ गया, और उस पुत्र का क्या नाम है? उस पुत्र का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन ये नाई का पुत्र का है, नाई का पुत्र है, जो कि अब इसकी सेवा में रहेगा। किसकी सेवा में? कालाशोक की सेवा में रहेगा। ठीक है, बात आ गई भाई, सुबह का समय हो रहा था, सुबह का समय हो गया थोड़ा कैमरे को चेक कीजिए आप। सुबह को समय हो गया और जैसे ही उग्रसेन क्या कर रहा है, इससे नाई की दाढ़ी वाड़ी नाई है उग्रसेन, वो कालाशोक की क्या बना रहा है? दाढ़ी वाड़ी बना रहा है। तो होता क्या है, इस कालाशोक की एक लुगाई, मतलब इसकी पत्नी, यहाँ पे धीरे धीरे आ रही थी। किसकी पत्नी है? कालाशोक। ऐसा भी कहते हैं जो काले व्यक्ति होते हैं उनकी जो पत्नी होती है गोरी आती है, फूट जाती है, कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित है। तो बहुत ही शानदार फूट रही छोरी, बढ़िया घराना रही, बढ़िया घराना तो नहीं, बस फूट रही दिखावट के अंदर। तो होता क्या है, ये उग्रसेन हट्टा खट्टा आदमी, बहुत बॉडी बिल्डर, सुबह सुबह जिम जाके आया था और इसकी दाढ़ी वाड़ी बना रहा था। और इस जो ये पत्नी है कालाशोक की, इसकी नजर पड़ जाती है उग्रसेन पे। इसकी आंखों में आंखें में प्यार हो गया कि मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। आंखों में आंखें मिलाकर दोनों देखने लगी, प्यार वाला चक्कर हो गया। आंखों में आंखों में डालकर आई लव यू वगैरह कह दिया कि वहां मिलने आ जाना जानू डार्लिंग, नंबर बंद ले लिए सभी। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक कागज में दिल मांड, मतलब दिल कोर के इस जो पत्नी है उग्रसेन की तरफ डाल दिया। ये तो मैं जोड़ रहा हूँ, बस आपका यहाँ पर ठहरने योग्य। होता क्या है, अब देखिए इनकी आंखें इनसे मिल चुकी है, इनको इससे एकदम वो वाला प्यार हो चुका है। तब ये जो पत्नी है वो उग्रसेन की तरफ इशारा करती है कि इस कालाशोक को देख कर क्या उड़ा दे, पाती काट दे गए। तो उग्रसेन, वो इतनी अच्छी पत्नी देखकर कौन नहीं काटता, सब कुछ काट देता है। तो वो धीरे धीरे इस पाती से धीरे धीरे इसकी दाढ़ी बना रहा था। अब देखिए इस तरह दाढ़ी बना दी है, सिर्फ टांगे टांगे बची है, सिर्फ सभी को काट दिया, खत्म कर दिया है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है और ये उग्रसेन और ये जो पत्नी है ये विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और इस पत्नी के पहले से ही टाबर थे, कितने? 9 बच्चे थे। अब देख रांड को राम निकलो के 9 छोरा छोड़िए आपने दूसरा सा ब्याह करे, ऐसा काम होना थोड़ी है, पर क्या करा, इसी भी टाइम विवाह कर लिया। अब देखिए उग्रसेन क्या होगा, इन 9 बच्चों का संरक्षक हो जाता है, संरक्षक बन जाता है। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये उग्रसेन है, इन्हें धीरे धीरे 9 बच्चों को धीरे धीरे करता करता क्या कर देता है, सभी को मार देता है, सभी को समाप्त कर देता है। ठीक है, बच्ची कौन? पत्नी और उग्रसेन। मियाँ बाबी मतलब मियाँ काजी राजी तो क्या करेगा काजी, कैसी है मुझे नहीं आती मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यह है। अब देखिए एक दिन उग्रसेन के बहुत तकड़ी दच गई थी। उग्रसेन ने इन अपनी पत्नी से कहा कि तू तेरी मोटार की नहीं हो चुकी, तू तेरे मोटार की नहीं हो चुकी, तू तेरे बेटों की नहीं हो चुकी, तो मेरी क्या होगी? बस उग्रसेन को रीस आ गई और इस पत्नी का भी खल्लास कर देते हैं। बोलो गंगा मैया की जय है। सभी मर जाते हैं, सभी का अंत हो जाता है, सिर्फ बच्चा कौन? उग्रसेन। जो उग्रसेन कालाशोक क्या, अभी मैं इनको कालाशोक को एक बार अब कर देता हूं क्योंकि कालाशोक तो अभी मर चुका है। एक इतिहासकार मिलता है कार्टियस, इतिहासकार है कार्टियस। ठीक है, यूनानी इतिहासकार है कार्टियस। यह कहते हैं कि उग्रसेन ही नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का
नंदवंश का संस्थापक था उग्रसेन। और कार्टियस का ऐसा भी कहना है कि यह उग्रसेन ने, यही कौन था, महापद्मनंद था, महापद्मनंद था। तो दोस्तों इस प्रकार ये शिशुनाग वंश था। अब थोड़ी बहुत बात करेंगे हम इससे महापद्मनंद यानी कि नंदवंश के बारे में। तो देखिए इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। नंदवंश के बारे में क्या मिलती है, क्या है, आगे आगे इसके बारे में देखिए। नंदवंश शासनकाल कितना मिलता है, 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व इनका शासनकाल मिलता है। नंदवंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक की बात करें कि नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। ठीक है। और इनके कुछ कहते हैं अज्ञात शासक की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और कुछ के बाद एक व्यक्ति हुआ जो नंदवंश का अंतिम शासक भी है, धनानंद। धनानंद, महापद्मनंद कौन था, संस्थापक है। और उनके बाद कौन सी आती है, धनानंद आता है। इस महापद्मनंद की उपाधियां मिलती है हमें दो। कौन कौन सी मिलती है, उपाधि की बात करेंगे। एक अग्रसेन, दूसरी उग्रसेन। अग्रसेन का मतलब होता है अनगिनत सेना का स्वामी, अनगिनत सेना का स्वामी। और इसका मतलब होता है उग्रसेन का तेज गुस्से वाला, तेज गुस्से वाला। तो दोस्तों इस महापद्मनंद ने एक शर्त भी खा ली कि मैं इस पृथ्वी कैमरा में थोड़ा ध्यान रखिए, कि मैं पृथ्वी के सभी क्षेत्रियों का वध कर दूंगा। जो क्षेत्रीय लोग थे, मैं इस पृथ्वी पर एक भी क्षेत्रीय को जीवित नहीं रखूंगा, क्षेत्रियों का नामो निशान मिटा दूंगा। इस कारण कितना इस तेज गुस्सा है, इसमें क्या है, तेज गुस्सा है। तो इस कारण इसको कहते हैं परशुराम की भांति, परशुराम की भांति। इस कारण इसको एक नाम देते हैं सर्वछत्रात्मक तत्वा, कि इतना गुस्सा की पूछो मत। तो दोस्तों यह था नंदवंश। अब देखिए मगध साम्राज्य में हमने 3-4 वंश थे पूरे कंप्लीट कर लिए। अब क्या होगा, नंदवंश का अंतिम शासक कौन है, धनानंद। धन है आनंद जिसके लिए। इसी समय ईरानी शासक अलेक्जेंडर सिकंदर यानी 326 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 325 ईसा पूर्व, वो अब आक्रमण करेगा हमारे भारत पे। किस तरह चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी थी, सभी की बातें हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों यह था नंदवंश और शिशुनाग वंश। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद दोस्तों।